सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन मानव इतिहास में विकास का वो पड़ाव है जहां पर इंसानों ने पहली बार भारत के अंदर शहरों का विकास किया और एक सेटल्ड, एडवांस्ड और एक अर्बन जीवन जीना शुरू किया। और यही कारण है कि इतिहासकारों को जब ये इलाका मिला तो इसको सभ्यता कहा गया। सभ्यता का मतलब ही यही होता है, जीवन जीने का एक तरीका, एक सभ्य जीवन, एक एडवांस जीवन, एक सेटल्ड जीवन जो कि पुराने जीवन जीने के तरीकों से एकदम अलग है। जय हिंद दोस्तों, आई एम समीर त्रिपाठी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो। मानव इतिहास की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस ये एक्सेप्ट करते हैं कि मॉडर्न ह्यूमंस का विकास बंदरों या एप से हुआ है, तो इस एवोल्यूशन को बहुत लंबा वक्त लगा। इस पूरे दौरान हम मेनली जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, पेड़ों में रहते थे और हंटिंग और गैदरिंग करके अपनी खाने की व्यवस्था करते थे। लेकिन ये जीवन बिल्कुल भी सेटल्ड जीवन नहीं था। हम एक अनसेटल्ड जीवन जीते थे जहां पर हम एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली मूव करते रहते थे। जब ह्यूमन एवोल्यूशन अपने नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंचा तो हमें समझ आया कि सर हमें ऐसी कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी जहां पर हमें खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकते ना रहना पड़े। सालों के एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके हमने शुरू किया खेती करना। हमने एनिमल डोमेस्टिकेशन और एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस को शुरू किया और एक सेटल्ड जीवन जीना शुरू किया। और माना जाता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये शुरू हुआ 7000 BCE के आसपास नॉर्थ वेस्ट के इलाकों में। अब जब हमने खेती करनी शुरू की तो ऑब्वियस सी बात है कि सर हमें जरूरत थी किसी ऐसे इलाके की जहां पर उपजाऊ जमीन हो और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो, और सिंधु घाटी उस समय पर सबसे सूटेबल इलाका था। यही वो इलाका है जहां पर इंसानों ने पहली बार सेटल होकर खेती करनी शुरू की और एक सेटल्ड जीवन जीना शुरू किया। अब इनिशियली ये जीवन विलेज लेवल का जीवन था, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो थे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे और एक ग्रामीण व्यवस्था में हमने खुद को सेटल किया जहां पर दूर दूर घर बसे हुए थे और हम केवल खेती कर रहे थे और अपने पशुओं को पाल रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रहते हुए हमें समझ आया कि सर हमें अपने जीवन यापन करने के लिए कई सारी और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो हमने नए नए एडवांसमेंट्स करने शुरू किए और अल्टीमेटली इन्हीं एडवांसमेंट्स के बीच में बुनियाद रखी गई सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ब्रिटिशर्स ने जब भारत पर कब्जा किया तो सबसे पहले उनके अंदर यह भाव था कि हमें भारत के ऊपर रूल करने के लिए पहले भारत को जानना जरूरी है। तो उन्होंने हमारे इतिहास को टटोलना शुरू किया और अलग अलग जगहों पर खोजें करनी शुरू की। 1824 में इंडस वैली के इलाकों में सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सोल्जर चार्ल्स मेसन विजिट करने गए, लेकिन वो इसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाए। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी इस इलाके को विजिट किया, लेकिन वो भी इस इलाके की इंपॉर्टेंस को उतना ज्यादा भांप नहीं पाए। इट वाज ओनली इन 1921 जब दयाराम साहनी जी ने खोज की हड़प्पन शहर की और 1922 में रखाल दास बनर्जी जी ने खोज की मोहनजोदाड़ो शहर की। और इन्हीं दोनों शहरों की खोज के बाद हमें पता चला कि सर एक बहुत बड़ा इलाका है जिसपे बसे हुए शहर एक जैसा जीवन यापन कर रहे थे और एक जैसे जीवन शैली को फॉलो कर रहे थे। 1924 में इन सभी स्टडीज को इकट्ठा करके जॉन मार्शल जो उस वक्त ASI के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया एक सभ्यता की खोज की जो थी सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता ये टर्म हमें जॉन मार्शल जी ने ही दिया था 1924 में। और उन्होंने ये बताया कि जब विश्व के दूसरे इलाकों में लोग एक पिछड़ा हुआ जीवन जी रहे थे, एक प्रिमिटिव जीवन जी रहे थे जहां पर हम चरवाहे थे या हंटिंग गैदरिंग करके जीवन यापन कर रहे थे, भारत के अंदर एक ऐसी सभ्यता का विकास हुआ जो कि बहुत एडवांस्ड, बहुत डेवलप्ड, बहुत मॉडर्न और अपने आप में अर्बन थी। और यही कारण है कि इतिहासकार इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्स्ट अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। अब इसको अर्बन कहने के अपने अलग कारण हैं। पहली चीज यहाँ का सेटलमेंट, इतने प्लान तरीके से यहाँ पर शहरों को बसाया गया था कि मॉडर्न डे प्लानिंग भी उसके आगे फेल हो जाती है। मोहनजोदाड़ो की स्टडी जब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा की गई तो पाया गया कि सेटलमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एक को कहा गया अपर टाउन या फिर सिटेडल जो कि एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर बसा हुआ था, और दूसरे को कहा गया लोअर टाउन जो कि रहवासी इलाका था। अपर टाउन या सिटेडल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमें बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। सबसे पहला था ग्रेट बाथ जो कि मॉडर्न डे स्विमिंग पूल जैसा दिखता है, लेकिन उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पक्की ईंटों से बनाया गया था और उसके ऊपर बिटुमेन का लेप किया गया था ताकि पानी का रिसाव ना हो। उससे नाली को कनेक्ट किया गया था जिससे कि वेस्ट वाटर को बाहर निकाला जा सके। और उसके इर्द गिर्द हमें कुछ चेंजिंग रूम्स देखने को मिलते हैं और नजदीक ही एक कुआं देखने को मिलता है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये ग्रेट बाथ किसी ना किसी प्रकार के रिचुअल प्रैक्टिस के लिए यूज होता रहा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो हमें देखने को मिली वो थी ग्रेट ग्रीनरी या फिर कह लीजिए अन्न भंडार, और तीसरा था असेंबली हॉल या मीटिंग हॉल। बात करूं लोअर टाउन की तो इतिहासकार मानते हैं कि यह रहवासी इलाका था। यहाँ पर सड़कों को ग्रिड पैटर्न्स में बनाया गया था। हर एक सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में काट रही थी। सड़कों के इर्द गिर्द घरों को बनाया गया था और घरों में से निकलती हुई नालियां कहीं ना कहीं एक बहुत ही एडवांस्ड फीचर था, क्योंकि इतिहासकार इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि इस समय और दूसरी सभ्यताएं जो चल रही हैं वहां पर कहीं पर भी हमें ड्रेनेज का एविडेंस नहीं मिलता, लेकिन भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में जो ड्रेनेज या नालियों की व्यवस्था हमें देखने को मिली वो बहुत एडवांस थी। नालियों को जनरली ईंटों से कवर किया जाता था और इसका पानी एक ड्रेनेज पे जाकर निकलता था और बाद में वो मेन ड्रेन से कनेक्ट होकर शहर के बाहर चली जाती थी और हर घर से ये नाली कनेक्टेड होती थी। हर घर के अंदर हमें बाथरूम देखने को मिले हैं और कई सारे कुओं का भी जिक्र हमें मिला
मिला है। एक और जो बहुत ही एडवांस फीचर था कि यहाँ पर जो घर बने हैं वो पक्की ईंटों के बने हुए घर हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन ईंटों का साइज हर जगह पर सेम था। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की अगर मैं बात करूं तो 4:2:1 का प्रोपोर्शन फॉलो करके इन ईंटों को बनाया गया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ की इकोनॉमी बहुत एडवांस थी। खेती और पास्टोरलिज्म के साथ साथ यहाँ के लोग व्यापार में भी इन्वॉल्व थे। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों में इन्वॉल्व थे। अगर मैं एक्सटर्नल ट्रेड की बात करूं तो इतिहासकार मानते हैं कि उनके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड रिलेशन थे मेसोपोटामिया के साथ, जो कि प्रेजेंट डे इराक का इलाका है। उसके अलावा माना जाता है कि बहराइन और दिलमुन के साथ भी इनके ट्रेड रिलेशन थे, जो कि प्रेजेंट डे ओमान और मगन के इलाके हैं। उसके अलावा इंटरनल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो माना जाता है कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, इन सारे इलाकों के साथ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशन जरूर रहे होंगे। चूंकि ये ट्रेड एक बार्टर ट्रेड था, जहां पर गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, तो वेट्स एंड मेजर्स का इस्तेमाल भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। एक सबसे एडवांस्ड फीचर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो थी इनकी राइटिंग। माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पब्लिक लाइफ में भी राइटिंग का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी तक इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट वाज पिक्टोग्राफिक, जहां पर हर एक सिंबल या पिक्चर किसी वर्ड को डिनोट करता है। बात करूं अगर दूसरे कामों के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ट्रेड के अलावा क्राफ्ट्समैनशिप में भी इन्वॉल्व थे। हमें वहां पर बीड मेकिंग देखने को मिलती है, ज्वेलरी बनाई जाती थी। हमें कई जगहों पर टॉय कार्ट या क्ले कार्ड्स भी मिले हैं, मिट्टी के कई सारे मॉडल्स भी मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि जी हाँ सर, क्राफ्टमैनशिप का बहुत तगड़ा डेवलपमेंट था यहाँ पर। बात करूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की पॉलिटी के बारे में, तो अभी तक इतिहासकार इस चीज को लेकर क्लियर नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर एक राजा था, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी राजा नहीं था, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजा थे। लेकिन सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी यही कहती है कि चूंकि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट्स में हमें कई सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, तो वो जरूर किसी एक ही व्यक्ति का काम रहा होगा। बात करूं इनकी रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में, तो वहां पर हमें कई सारी मूर्तियां मिली हैं जो कि बताती हैं कि ये लोग फीमेल वर्शिप या मातृ देवी पर भरोसा रखते थे। इनकी सील्स और सीलिंग्स के अंदर कई सारे एनिमल्स और ट्रीज और प्लांट्स का भी जिक्र मिला है, जो बताते हैं कि ये नेचर वर्शिप भी करते थे। साथ ही साथ कुछ मिथिकल फिगर्स भी मिले हैं, जैसे यूनिकॉर्न का सिंबल हमें मिला है इनकी सील्स के अंदर, जो बताता है कि ये किसी प्रकार के मिथिकल फिगर की भी पूजा करते थे। उसके अलावा हमें कई सारी लिंग और योनि भी मिली हैं, और कई सारे ताबीज भी मिले हैं, जो बताते हैं कि ये भूत प्रेतों पर भी भरोसा रखते थे और उनको भगाने के लिए ताबीजों का इस्तेमाल करते थे। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो भारत के अंदर अगर शहरों का सबसे पहला विकास हुआ था तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, और शहरों का विकास केवल यूं ही नहीं हुआ था। ये इतने एडवांस और इतने डेवलप थे कि आज की जो मॉडर्न डे प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं इनके सामने फीकी पड़ जाती है, और आगे के आने वाली जनरेशन के लिए एक एक्सपीरियंस या फिर कह लीजिए एक लेसन बन गई, जिससे फर्दर मानव सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कहीं ना कहीं एक और चीज की हमें याद दिलाता है कि जब ब्रिटिशर्स हमें ये बता रहे थे कि वो भारत में आए हुए हैं हमें सिविलाइज करने के लिए, क्योंकि इंडियन पीपल्स आर अनएजुकेटेड, हम कभी विकसित थे ही नहीं, उस समय उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा चाटा था कि भारत के अंदर सबसे पहली मानव सभ्यता का विकास हुआ, जो इतनी विकसित थी, इतनी डेवलप थी, जितनी उस समय दुनिया की कोई और सभ्यता नहीं थी।